यही पढ़ना था ना, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमने देख लिया था ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एंड दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। करेक्ट? यस मैम। ये पढ़ा था ना लास्ट टाइम। हाँ यस मैम। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब ये रेडिएशन जो एनर्जी है उसके एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, नाउ बिफोर रेडिएशन यूज फॉर रिमोट सेंसिंग विच इज द सरफेस, इट हैज टू ट्रैवल थ्रू द सम ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमने मान लो सोर्स ऑफ एनर्जी से रेडिएशन आई है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इंटरेक्ट करे, जो भी सरफेस हमें कैप्चर करना है। ठीक है, वो कहाँ पे होगा आपका, अर्थ सरफेस पे होगा, तो अर्थ सरफेस पे या उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने से पहले उसको एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करना पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं जहां उसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द पार्टिकल्स एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन अफेक्ट द इनकमिंग लाइट रेडिएशन। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था जब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्कैटर हो गया तो, है ना, रिफ्लेक्शन होगा उसका, ये पूछ रहा है अभी तो। ठीक है, तो स्कैटरिंग में क्या, व्हेन पार्टिकल्स और लार्ज गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद एंड कॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू बी रीडायरेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो स्कैटरिंग क्या होता है, अगर उसको आना इस तरीके से था लेकिन वो इधर उधर चली गई, तो इसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी स्कैटरिंग होगी डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। ठीक है, तो पहला है वेवलेंथ, क्या आपकी रेडिएशन की जो सोर्स ऑफ एनर्जी से रेडिएशन आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। उसके बाद द अबंडेंस ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एंड द डिस्टेंस ऑफ रेडिएशन ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, रेली स्कैटरिंग हम इसको बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन पार्टिकल, अब आपको ना इसमें ये याद रखना है कि आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे रेलिंग स्कैटरिंग माई स्कैटरिंग में। पार्टिकल साइज आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपको बेसिकली याद रखने, मैच द कॉलम में या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि रेलिंग स्कैटरिंग कब होती है, जब पार्टिकल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होती है और जिस पार्टिकल से वो इंटरेक्ट करती है उसका साइज छोटा होता है। Now, these could be particles such as the small speck of dust or nitrogen and oxygen molecules. ठीक है, तो इन सब के साथ जब इंटरेक्ट करेगी आपकी रेडिएशन तो जो स्कैटरिंग होगी उसको हम रेलिक स्कैटरिंग बोलेंगे। ठीक है, इट कॉजेज शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी टू बी स्कैटर्ड मच मोर देन द लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसको ज्यादा स्कैटर करेगा एज कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ को। ठीक है, नाउ रेलिक स्कैटरिंग इज द डोमिनेंट स्कैटरिंग मैकेनिज्म इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा आपका, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है वो भी कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे ना। क्यों मिलेंगे छोटे पार्टिकल ऊपर और क्यों बड़े पार्टिकल नीचे मिलेंगे, सोचो। देना ना वो। हाँ हाँ, लगाओ थ्योरी अपनी कुछ। मतलब वो लाइट होते हैं जो छोटे पार्टिकल्स वो उड़ जाते हैं ऊपर हाँ, वो हवा तो के मुझे साथ। भी पता है, छोटे हैं तो लाइट है, मतलब ऊपर ऊपर तो मैं ही बता रही हूँ वो ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन क्यों, आप लोग गर्म थोड़ा। हवा में जब ऊपर जाती है वो उसको भी ले जाती है लाइट पार्टिकल्स को। कौन ले जाती है? जो वार्म एयर होती है एटमॉस्फेयर में। एयर में तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं डस्ट पार्टिकल की बात कर रही हूँ, सॉलिड है डस्ट पार्टिकल ना, डस्ट कोई इनकी वो होती है गैस मैम, नहीं। एक ही कोई टेंडेंसी होती है इनकी स्टेबल कुछ करके, वो नहीं होती इनमें, जिसकी वजह से क्या कोलॉइडल होता है ये। कोलॉइडल नेचर होता है ना इनका, क्या करते हैं हाँ आपस हाँ। में। देखो जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते ना, ये तो पता है ना आप सभी को। सेटल डाउन क्यों नहीं होते छोटे पार्टिकल, वही स्टेबलाइजिंग कुछ करके मैम है वो कौन से मूवमेंट थ्योरी करते सी हैं है। वो। अच्छा ये बताओ ना मुझे कि छोटे पार्टिकल क्यों नहीं स्टेबल, मतलब आपने कभी भी देखा होगा ना कि जब वो मतलब विंडो ओपन करते हो आप, जो सन रेज में आपको छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से उड़ते हुए दिखते हैं, है ना, बड़े पार्टिकल तो नहीं होते, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जो आप घर में डस्टिंग करते हो, बड़े पार्टिकल तो सेटल डाउन हो गए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटे छोटे घूमते रहते हैं। वो क्यों घूमते हैं, जिगजैग मूवमेंट होती है ना उनकी, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल नेचर होता है उनका।
ओके, यही तो होता है ना सेडिमेंटेशन, एक प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है सेडिमेंटेशन में हमेशा, या ग्रेविटी के हिसाब से भी जो बड़े पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे, और जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो कोलॉइडल मूवमेंट की वजह से जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन सेटल डाउन नहीं होते। वो छोटे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, उनको कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम वेस्ट वाटर में भी हम पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन आपने करा दिया किसी भी चीज का, तो जो बड़ी उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी वो तो सेटल डाउन हो जाती है। आप कोगुलेशन क्यों करते हो फिर सेडिमेंटेशन के बाद? ये आप कोगुलेशन क्यों करते हो? सुना है ना कोगुलेशन प्रोसेस सभी ने? हाँ भावना, सुना है? बताओ अनम्यूट करके, क्या होता है कोगुलेशन में? अनम्यूट करो, अनम्यूट। यस मैम, कोगुलेंट्स बन जाते हैं एलम वगैरह डाल के। हाँ वो ठीक है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है आपका कोगुलेशन से, क्या करना चाहते हो आप? कोगुलेंट क्यों डाला आपने, एलम क्यों डाला? और मैम जो भी आपने तो वेस्ट मटेरियल है सेडिमेंटेशन कर उसको दिया अलग, था। हाँ छोटे पार्टिकल्स को वो कोगुलेंट्स बन जाते हैं, बड़ा पार्टिकल्स बन जाते हैं, हाँ, फिर वो ठीक इजीली है। रिमूव हो सकते कोगुलेशन, हैं। कोगुलेंट जो हम डालते हैं वो छोटे पार्टिकल को का क्या बना देता है, फ्लॉक बना देता है, उनको हम बोलते हैं फ्लॉक, जो फ्लॉक्यूलेशन होता है। फिर हम एयर पास करके उनको ऊपर, बड़ा साइज का जो फ्लॉक बन गया उसको ऊपर से हटा देते हैं। ठीक है, इसीलिए छोटा पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होता, उसके लिए अलग से हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो यही मैं कहाँ पे थी, हाँ ये मैं पूछ रही थी दैट रेलिक। अब तो अब आपको याद रखना है कि ये छोटे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होती है जब वेवलेंथ, तो उसको हम बोलते हैं रेलिक स्कैटरिंग। तो अगर आपसे कोई पूछेगी रेलिक स्कैटरिंग कहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करेगी, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में करेगी। आपको अब रीजन भी पता है क्यों, क्योंकि छोटे पार्टिकल तो अपर एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद द फैक्ट दैट द स्काई अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द डेज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, रेलिक स्कैटरिंग की वजह से। As sunlight passes through the atmosphere, the shorter wavelength, that is the blue of the visible spectrum, are scattered more than the other visible wavelength. कौन सी और ब्लू के अलावा विजिबल में कौन कौन से आते हैं? एक तो ब्लू होती है वेवलेंथ, और कौन कौन से होते हैं विजिबल रेंज में? सभी को पता है इसका आंसर, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। हाँ विद योर मैम सारे हाँ, पेमेंट कलर्स होते हैं। ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका रेलिंग स्कैटरिंग। दिमाग काम करना बंद कर देता तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछते ही बस। अब देखो, एट सनराइज एंड सनसेट द लाइट हैज टू ट्रेवल फार्दर थ्रू द एटमॉस्फेयर देन एट द मिड डे, एंड द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इज मोर कंप्लीट, दिस लीव्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ टू पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपको रेलिंग स्कैटरिंग में दो तीन चीजें याद रखने की, कौन से पार्टिकल के जब बड़ी वेवलेंथ मतलब अपने से छोटे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी, कहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करती है। कोई एग्जांपल, जैसे कि हमारा जो स्काई होता है ब्लू क्यों दिखता है, वो भी रेलिक स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी एब्जॉर्प्शन। अच्छा, पहले माई स्कैटरिंग आएगी। ठीक है, पहली होगी रेलिक, दूसरी है माई स्कैटरिंग। इट अकर्स व्हेन द पार्टिकल्स आर जस्ट अबव द सेम साइज एज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, कि दोनों का साइज मतलब दो वेवलेंथ भी सेम है, और जो पार्टिकल के साथ वो इंटरेक्ट किया उसका साइज भी सेम है। सो डस्ट, पोलन, स्मोक एंड वाटर वेपर आर कॉमन कॉजेज ऑफ माई स्कैटरिंग विच टेंड टू अफेक्ट द लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज अफेक्टेड बाय रेलिक स्कैटरिंग। माई स्कैटरिंग अकर मोस्टली इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें हमें लोअर एटमॉस्फेयर में मिलेगी। where large particles are more abundant and dominate when cloud conditions are overcast. Overcast का मतलब होता है एकदम जो वो होता है क्लियर स्काई होता है। ठीक है, नाउ द फाइनल स्कैटरिंग मैकेनिज्म ऑफ इंपोर्टेंस इज द नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, रेलिंग हो गई, माई स्कैटरिंग हो गई, और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग हो गई। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव में क्या होगा, दिस occurs when the particles are much larger than the wavelength of the radiation। यहाँ पे दोनों सेम थे। नॉन सेलेक्टिव में क्या होगा, जो पार्टिकल का साइज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। वाटर ड्रॉपलेट एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल कैन कॉज दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग गेट इट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अबाउट इक्वली। ठीक है, now this type of scattering causes fog and cloud to appear white to our eyes because blue, green and red light are all scattered in approximately equal quantities। ठीक है, तो ये एक ही क्वांटिटी में अगर स्कैटर होते हैं तो क्या कॉज करेंगे, व्हाइट लाइट हमें दिखती है आंखों से। ठीक है, जो ये विजिबल का ब्लू, ग्रीन और रेड पोर्शन है, ये सभी इक्वल क्वांटिटी से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ना दिस ऑल स्कैटर्ड अबाउट इक्वली, तो उसकी वजह से एकदम आपको व्हाइट कलर दिखेगा। ठीक है, तो ये होगी माई स्कैटरिंग।
उसके बाद स्कैटरिंग के बाद में क्या होगा, या तो एब्जॉर्प्शन, मतलब हमने देखा कि जो रेडिएशन आ रही थी वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिएक्ट करेंगी, या तो उनकी स्कैटरिंग होगी, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, जो भी गैसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सो इट इज द मेन मैकेनिज्म एट वर्क व्हेन ईएमआर इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर इन कंट्रास्ट टू स्कैटरिंग। दिस फिनोमेना कॉज मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर टू एब्जॉर्ब एनर्जी एट वेरियस वेवलेंथ। यही फिनोमेना है ना जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होते हैं, अलग अलग और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। सो ओजोन, CO2 and water vapor are the three main atmospheric constituent which absorb the radiation, ठीक है। तो ये हैं आपकी तीन मेन गैसेस जो कि क्या करती हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और भी गैसेस है वैसे तो। नाउ ओजोन सर्व टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये हमें पता है कि ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। Now, without this protective layer in the atmosphere, our skin would burn when exposed to sunlight. CO2 refer to, ये हमें पता है कि क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। This is because it tend to absorb radiation strongly in the far infrared portion of the spectrum that are area associated with thermal heating which serve to trap this heat inside the atmosphere, ठीक है। तो ये बताया हुआ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती हैं, उसकी वजह से हीटिंग अप होती है, ठीक है। नाउ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब मच ऑफ द इनकमिंग लॉन्ग वेव इंफ्रारेड एंड शॉर्ट माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, किस किस को एब्सॉर्ब करती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ये उसमें भी पढ़ेंगे हम ना, जब मैं एयर पोल्यूशन पढ़ाऊंगी वहां पे भी एटमॉस्फेरिक विंडो है, तो वहां हम देखेंगे कि इसकी एटमॉस्फेरिक विंडो की रेंज, मतलब ये कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। अगर तो ये एटमॉस्फेरिक विंडो की रेंज में एब्सॉर्ब करता है तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, मतलब ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। चलो वो बाद में देखेंगे, भी कंफ्यूज मत होना। नाउ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। हमें पता है कि वाटर वेपर सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एयर मास अबव अ डेजर्ट वुड हैव वेरी लिटिल वाटर वेपर टू एब्सॉर्ब एनर्जी व्हाइल द ट्रॉपिक्स वुड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर दैट इज हाई ह्यूमिडिटी। ये तो सभी को पता है ना भी कहाँ पे ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगी और कहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो अब देखो ये एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है। देखो while electromagnetic radiation is transmitted from the sun to the surface of the earth, it passes through the atmosphere. Here electromagnetic radiation is scattered and absorbed by gases and dust particle. ये हमने देख लिया। Besides the major atmospheric gases component like molecular nitrogen and oxygen, other constituents like water vapor, methane, hydrogen, helium and nitrogen compound play role in modifying the electromagnetic radiation. This affects the image quality. Region of the EMR in which the atmosphere is transparent are called atmospheric window, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में एक, मतलब एक रेंज ऐसी है जिस रेंज में कोई भी गैस उस वेवलेंथ को एब्सॉर्ब नहीं करती, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज ऐसी है, एक रेंज ऐसी है जिसको कोई भी गैस एब्सॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। नाउ इन अदर, तो उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो, मतलब जहां से ये इजीली पास हो जाती है, ठीक है। वहां मतलब उस वेवलेंथ को कोई भी गैस एब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो ये इजीली आएंगी और पास भी हो जाएंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको एटमॉस्फेरिक विंडो बोलते हैं, ठीक है। सर्टेन स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ द EMR रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर विदाउट मच एटेन्यूएशन, ठीक है। एटेन्यूएशन का मतलब है ना तो स्कैटर होंगी, ना रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ना फिर एब्सॉर्ब, मतलब रिफ्लेक्ट मतलब वापस तो चली जाएंगी लेकिन एब्सॉर्ब नहीं होगी मेनली, ठीक है। Now the atmosphere is practically transparent in the visible region of the electromagnetic spectrum, and therefore many of the satellite-based remote sensing sensor are designed to collect data in this region. इसीलिए visible region को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, एकदम एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है आपका। Now some of the commonly used atmospheric window, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वेवलेंथ दिखा रखी है अलग अलग, किस किस रेंज में वेवलेंथ है, क्या ये ट्रांसमिशन है कि कितना ट्रांसमिशन होगा, जैसे यहाँ पे 100% दिखा रखा, मतलब ये इस वाई एक्सिस पे है ट्रांसमिशन कि कितना ट्रांसमिट होगा। अभी ना आप लोग ये एटमॉस्फेरिक विंडो में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको मैं डिटेल में ना वहां पे पढ़ाऊंगी एयर पॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब ये हमें हर गैसेस का देखना है कि H2O का कितना रेंज होता है, CO2 का कितना रेंज होता है, कितनी रेंज की वेवलेंथ को ये एब्सॉर्ब करता है, उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि कौन ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। अगर वो फिर भी कोई गैस एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेजेंट है, अगर वो एटमॉस्फेरिक विंडो के बीच में नहीं आ रही है तो इतना फर्क उससे नहीं जाएगा, ठीक है, उसका तो उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा,
ठीक है, कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, किसी भी गैस की। तो इसको अभी छोड़ते हैं और आगे चलते हैं।